साथियों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी होड़ की बात करेंगे जो हमारी नज़रों से तो दूर है, पर हमारे भविष्य को सीधे तौर पर आकार दे रही है। ये है अंतरिक्ष में स्पेक्ट्रम की नई दौड़। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सैटेलाइट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है वैश्विक शक्ति संतुलन और आने वाली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण की। जब हम अंतरिक्ष की दौड़ की बात करते हैं, तो अक्सर चांद और मंगल के मिशन याद आते हैं। लेकिन असल मुकाबला तो अब पृथ्वी के ठीक ऊपर, हमारे सिरों के ऊपर हो रहा है। ये मुकाबला है उन अदृश्य संसाधनों के लिए जिन्हें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑर्बिटल स्लॉट्स कहते हैं। ये 21वीं सदी की असली गोल्ड रश है और इसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए, आज के इस चर्चा के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे कि ये नई अंतरिक्ष होड़ आखिर है क्या। फिर बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, वो अदृश्य संसाधन जो इतना कीमती क्यों है। इसके बाद मेगा कॉन्स्टलेशन से जुड़ी चुनौतियां, आईटीयू की नियामक भूमिका और इस पूरे परिदृश्य में भारत के लिए क्या अवसर और चिंताएं हैं, इन सब पर बात करेंगे। और अंत में हम भविष्य की राह और निष्कर्ष पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नई अंतरिक्ष दौड़ असल में क्या है, कौन है इसके मुख्य खिलाड़ी और ये होड़ लगी क्यों है। इस पूरी दौड़ के केंद्र में एक नया शब्द है, मेगा कॉन्स्टलेशन। इसका सीधा सा मतलब है हजारों सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा झुंड, एक विशाल नेटवर्क जो एक साथ मिलकर काम करता है। इनका मकसद है पूरी दुनिया में कोने कोने तक इंटरनेट जैसी सेवाएं पहुंचाना। ये कंपनियां वैश्विक कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल रही हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, ये हजारों सैटेलाइट्स आखिर किस चीज के लिए होड़ कर रहे हैं? जवाब एक शब्द में है, स्पेक्ट्रम। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये अदृश्य संसाधन इतना कीमती क्यों बन गया है। इस एक लाइन से शायद पूरी बात समझी जा सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन। सोचिए, इसके बिना कोई सैटेलाइट काम नहीं कर सकता। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं। वो बस अंतरिक्ष में तैरते हुए धातु के बेजान टुकड़े बनकर रह जाएंगे। अब देखिए, हर फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होती। कुछ खास बैंड्स, जैसे जीपीएस के लिए इस्तेमाल होने वाला एल बैंड या फिर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए केयू और के बैंड्स, इनकी मांग बहुत ज्यादा है। और क्योंकि हर सैटेलाइट को बिना किसी रुकावट या हस्तक्षेप के काम करने के लिए अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये संसाधन और भी ज्यादा सीमित और कीमती हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये होड़ सिर्फ अदृश्य स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है। सैटेलाइट्स को ठीक से काम करने के लिए ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी की कक्षा में, एक तयशुदा भौतिक जगह की भी जरूरत होती है। तो ये एक तरह की दोहरी दौड़ है, एक अदृश्य फ्रीक्वेंसी के लिए और दूसरी अंतरिक्ष में एक भौतिक पते के लिए। अब हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की जो होड़ है, वो अपने साथ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 42,000। ये वो संख्या है जितने सैटेलाइट्स सिर्फ एक कंपनी स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च करने की योजना बना रही है। सिर्फ एक कंपनी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष को भरते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस असाधारण होड़ के पीछे की वजह क्या है? मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की जबरदस्त मांग। दूसरा, सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत का लगातार कम होना। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई देशों के लिए ये तकनीकी संप्रभुता यानी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हासिल करने का एक रणनीतिक जरिया बन गया है। तो इतनी बड़ी दौड़ भाग और भीड़ में क्या कोई ट्रैफिक कंट्रोलर है, कोई नियामक है? जी हां, यहीं पर भूमिका आती है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू की। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका काम इस वैश्विक होड़ के लिए नियम कायदे बनाना है। आईटीयू का काम करने का तरीका पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब, जो देश या कंपनी सबसे पहले किसी ऑर्बिटल स्लॉट और स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करती है, उसे वो मिल जाता है। अब जाहिर है, ये सिस्टम उन अमीर देशों और बड़ी कंपनियों के पक्ष में झुक जाता है जिनके पास तेजी से काम करने के लिए पैसा और कानूनी विशेषज्ञता दोनों हैं, और इस वजह से बाकी दुनिया पीछे छूट जाती है। हालांकि इस सिस्टम में सुधार की कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में आईटीयू ने कुछ नए नियम बनाए हैं। अब कंपनियों को एक तय समय सीमा के अंदर अपने सैटेलाइट्स तैनात करने होंगे। इसका मकसद पेपर सैटेलाइट्स को रोकना है। मतलब, आप सिर्फ कागजों पर स्लॉट बुक करके नहीं बैठ सकते, आपको असल में उनका इस्तेमाल करना होगा।
तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इस पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत कहाँ खड़ा है? इस दौड़ में भारत के लिए क्या मौके हैं और किन बातों को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए? ये चार्ट डिजिटल डिवाइड की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स पर जहां स्विट्जरलैंड का स्कोर 34 से ऊपर है, वहीं भारत का स्कोर 9 से भी कम है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और सैटेलाइट इंटरनेट में इस खाई को पाटने की जबरदस्त क्षमता है, जो हमारे लाखों लोगों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है। इन नए मेगा कॉन्स्टलेशंस का सबसे बड़ा फायदा है उनकी कक्षा, यानी कि ऑर्बिट। जो हमारे पारंपरिक सैटेलाइट्स हैं, वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं, जिससे सिग्नल में 600 मिलीसेकंड से ज्यादा की देरी होती है। लेकिन ये नए लियो सैटेलाइट्स पृथ्वी के बहुत करीब, महज 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं। इससे सिग्नल की देरी घटकर सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड रह जाती है। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा जैसे कामों के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भारत इस चुनौती से निपटने के लिए एक दोहरा दृष्टिकोण अपना रहा है। एक तरफ हमारा आईएसआरओ घरेलू जरूरतों पर ध्यान दे रहा है, जैसे अंडमान और निकोबार जैसे दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियां वन वेब जैसे वैश्विक प्रोजेक्ट्स में निवेश करके भारत को ग्लोबल स्टेज पर स्थापित कर रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राई ने स्पेक्ट्रम की नीलामी की जगह प्रशासनिक आवंटन की सिफारिश की है, ताकि ये सेवाएं आम लोगों के लिए सस्ती रहें। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। इन सब बातों का भविष्य क्या है, आगे की राह कैसी दिखती है और हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया भर में 50,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके होंगे। ये संख्या हमें बताती है कि अंतरिक्ष में एक टिकाऊ शासन यानी सस्टेनेबल गवर्नेंस की कितनी तत्काल और गंभीर जरूरत है। और इस बढ़ती भीड़ का एक खतरनाक नतीजा है अंतरिक्ष का कचरा, यानी स्पेस डेब्री। आज पृथ्वी की कक्षा में जितनी भी चीजें ट्रैक की जाती हैं, उनमें से 2/3 से ज्यादा सिर्फ कचरा है। ये कचरा गोलियों की रफ्तार से घूमता है और हमारे मौजूदा और भविष्य के सभी स्पेस मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं है कि इस कचरे को कम करने के लिए नियम नहीं है। ITU का एक प्रस्ताव है जो कहता है कि सैटेलाइट्स को अपना मिशन पूरा होने के 25 साल के अंदर ऑर्बिट से हटा देना चाहिए। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस नियम का पालन बहुत कम होता है और नतीजा, ये कचरा कम होने की बजाय तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या अंतरिक्ष हम सब के लिए एक साझा संसाधन बनेगा, या फिर ये भी कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों के बीच असमानता का एक और अखाड़ा बनकर रह जाएगा? भारत जैसे उभरते हुए अंतरिक्ष राष्ट्रों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों को मानने वाले ना बने, बल्कि इन नियमों को बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं। हमारा साझा भविष्य इसी पर निर्भर करेगा।